हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है असद रिसर्च ऑफ एजुकेशन चैनल पर। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री में जो हमारा पदार्थ के हम भौतिक आधार पर यानी भौतिक वर्गीकरण करेंगे। उसके बाद हम रासायनिक वर्गीकरण करेंगे। तो भौतिक वर्गीकरण में कौन कौन आता है? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसर। उसके बाद इधर से आता है रासायनिक आधार पर तत्व, यौगिक, मिश्रण। तो तत्वों का फिर 3 भाग हो गया, धातु, अधातु, उपधातु। उसके बाद यौगिक का हो गया कार्बनिक, अकार्बनिक। और मिश्रण का होगा समांगी, विषमांगी। यानी इंग्लिश में इसको पदार्थ को मैटर। उसके बाद यहाँ का हमारा ये है ठोस, ठोस को सॉलिड, द्रव को हम लिक्विड कहते हैं, गैस को गैस कहते हैं, प्लाज्मा प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट, ये तो नाम है। उसके बाद अब हम देखते हैं इसमें तत्वों को एलिमेंट, यौगिक को कंपाउंड और मिश्रण को मिक्सर। अब मिश्रण में धातु, मेटल मेटल मेटल, ये हुआ मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। उसके बाद ये कार्बनिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। तो आज हम इसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं आज। मतलब ये है तो ये कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, ये जैसे रेलवे हुआ, एसएससी, इसी में सब पूछा जाता है। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पदार्थ क्या है, तो इसको शुरू करने से पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम ध्यान से पदार्थ को समझते हैं। अब हम ये देखते हैं कि पदार्थ क्या है। तो सबसे पहले हम इस पदार्थ को समझेंगे। यहाँ क्या है, पदार्थ में क्या होता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान प्लस आयतन। अब देखो, द्रव्यमान यानी वजन यानी भार। इसको द्रव्यमान मतलब वजन यानी भार, मतलब किसी भी वस्तु में अगर उसमें क्या हो, द्रव्यमान हो। और आयतन, आयतन मतलब उसमें जगह घेरने की क्षमता, मतलब वो अपना कितना जगह घेर सकता है, तो उसी को क्या कहते हैं? आयतन। जैसे कि ये वो मैं कॉपी, कॉपी देखो, कॉपी को जब हम यहाँ रखेंगे तो ये क्या हुआ, इतना जगह घेरा, तो इसका क्या हुआ, ये आयतन हुआ। जब इसको हम उठाएंगे तो ये कुछ ना कुछ क्या है, वजन यानी भार है। तो क्या होगा, जिसमें कुछ ना कुछ भार और जगह घेरने की क्षमता हो, तो इसमें क्या है, जगह, अगर इसको हम रखेंगे ऐसे तो ये तो इतना जगह घेरा ना, तो इसको क्या कहेंगे? आयतन। मतलब जगह घेरने की क्षमता को आयतन कहते हैं। और द्रव्यमान मतलब ये वजन, ये उसको जो उठाएंगे तो कुछ ना कुछ तो वजन है। तो क्या हुआ, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा पदार्थ। तो जितने भी वस्तु दिखते हैं क्या है, पदार्थ है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ वजन और द्रव्यमान है। जैसे ये चीज प्रकाश है, प्रकाश जैसे प्रकाश है ना, प्रकाश पदार्थ नहीं है। देखो, प्रकाश क्या है, प्रकाश को जगह घेरने की क्षमता है, लेकिन उसमें द्रव्यमान नहीं है। तो यहाँ क्या देख सकते हैं हम, प्रकाश क्या है, पदार्थ नहीं है। प्रकाश, प्रकाश क्या है, पदार्थ नहीं है। नहीं, प्रकाश क्या है, पदार्थ नहीं है। तो अब देखते हैं पदार्थ। तो आप समझ गए होंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं, जिसमें कुछ द्रव्यमान और आयतन हो, उसे पदार्थ कहते हैं। जो हमारी आंखों से जितने भी वस्तुएं दिखते हैं क्या है, पदार्थ है। ये बोर्ड क्या है, व्हाइट बोर्ड क्या है, ये भी क्या है, पदार्थ है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ जगह घिरा है, इतना से यहाँ तक ये जगह घिरा है। उसके बाद इसमें कुछ ना कुछ क्या है, वजन है। तो जिसमें वजन हो और जगह घेरने की क्षमता हो, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अब देखो, पदार्थ का दूसरा नाम द्रव्य, द्रव्य, इसको द्रव्य भी कह सकते हैं। द्रव्य यानी सब्सटेंस। तो क्या होता है, ये द्रव्य हम इसको कह सकते हैं। पदार्थ का नाम, दूसरा नाम द्रव्य है। अब देखो, अब हम देखते हैं पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण। यानी पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण में हम इसे बांटते हैं। तो पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण में देखो होता है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। तो आज हम इसको बहुत ही डिटेल से समझने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम सॉलिड, सॉलिड यानी ठोस। अब ठोस में एक चीज यहाँ क्या लिखा हुआ है, सॉलिड में आकार निश्चित प्लस आयतन निश्चित। मतलब इसका क्या होना चाहिए, ठोस में क्या होना चाहिए, आकार क्या होगा, आकार एकदम क्या होगा, निश्चित होगा। ना है उसका आकार बढ़ेगा, छोटा होगा, कुछ होगा, आकार उसका निश्चित होगा। उसके बाद क्या होगा, उसका आयतन निश्चित। अब हम इसको कैसे समझते हैं, देखो ये क्या हुआ, मार्कर है। मार्कर देखो, मार्कर का आकार निश्चित है। इसको हम तोड़ेंगे और तोड़ दे मान लो, तो क्या इसका आकार, आकार निश्चित तोड़ने से होगा, लेकिन ऐसे तो नहीं होगा ना। ये आकार निश्चित है, एकदम अनिश्चित है ऐसे। तो अब ये आकार निश्चित है। अब जब हम इसको यहाँ रखेंगे तो ये कितना जगह घेरा, यहाँ से मान लो इतना जगह घेरा। तो अगर इसको हम यहाँ रख दे तो यहाँ भी तो उतना ही जगह घेरेगा। तो क्या होगा, मतलब आकार भी निश्चित और आयतन भी निश्चित। आयतन कैसे निश्चित, अगर हम इसको यहाँ रखें तो यहाँ हमारा इतना जगह घेरा। अगर इसको यहाँ रखेंगे तो क्या ये हमारा इतना ही जगह तो घेरेगा, इससे ज़्यादा जगह तो नहीं घेरेगा। तो आप ठोस समझ गए होंगे, ठोस यानी सॉलिड। अब देखते हैं हम इसको, द्रव को। क्या देखते हैं, द्रव को। द्रव में क्या है, लिक्विड, लिक्विड द्रव को इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं। उसके बाद अब देखते हैं लिक्विड का क्या होता है, आकार अनिश्चित होता है प्लस आयतन क्या होता है, नहीं, आकार निश्चित होता, अनिश्चित होता है, और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। देखो अब इसको हम कैसे समझेंगे, द्रव, द्रव मतलब जो पदार्थ बहता है,
और ठोस मजबूत होता है। तो द्रव मतलब बहता है। जैसे आकार, देखो आकार अनिश्चित होता है। कैसे, मान लेते हैं हम यहाँ ये पानी का बोतल है, पानी का बोतल है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो पानी है तो यहाँ हमारा अभी इस बोतल में इतना रहा, इस बोतल में इतना रहा है। अगर हम इसको और बहा देंगे, ऐसे छोड़ देंगे, देखो ऐसे कर दिए तो क्या आकार इसका ये निश्चित रहा, क्या ऐसे ही रहा, क्या नहीं रहा, तो क्या हुआ, इसका आकार हमारा यहाँ से यहाँ आ गया। देखो आकार इसका अनिश्चित है, ये द्रव है यानी लिक्विड है, तो ये क्या हो गया, आकार अनिश्चित। इसको ऐसा करेंगे तो इधर से आ जाएगा, अगर इसको हम उल्टा ऐसे पकड़ेंगे तो फिर यहाँ से इधर आकार आ जाएगा। तो इसका आकार निश्चित है क्या, तो इसका आकार निश्चित नहीं है। लेकिन इसमें क्या कहता है, क्या आयतन, आयतन निश्चित है। देखो आयतन कैसे निश्चित है, जब हम इसको यहाँ से पानी रखे, यहाँ पानी रखे, तो इस बोतल में क्या हुआ, यहाँ तक तो पानी घेर लिया। जो मतलब आयतन किसे कहते हैं, जो वस्तु घेरता है उसी को तो आयतन कहते हैं। तो यहाँ हमारा क्या हुआ, यहाँ तक ये इन्होंने घेर लिया, तो ये क्या हो गया, आयतन। लेकिन जब इसी पानी को अगर हम दूसरे बोतल में रख देंगे तो क्या वो जगह तो उतना ही लेगा ना, जगह तो नहीं लेगा। अगर बड़ा बोतल में रख देंगे तो जगह तो कितना लेगा, उतना ही लेगा। जगह जहाँ अभी जितना लिया है उस समय भी उतना ही लेगा। अगर वो चौड़ा हो तो इतना ही में उसका जगह एडजस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, अब क्या करते हैं, इसका जो ये हमारा है द्रव, द्रव का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, प्लस आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आयतन आपको बता चुके हैं कि आयतन जो जगह घेरता है तो उसी को आयतन कहते हैं। अब हम लेते हैं यहाँ क्या हमारा गैस। देखो गैस का आकार यहाँ क्या लिखा हुआ है, गैस का आकार है हमारा आकार अनिश्चित प्लस आयतन भी अनिश्चित। मतलब इसमें आकार भी अनिश्चित और आयतन भी अनिश्चित। तो अब इसको हम कैसे समझेंगे, देखो गैस का आकार कैसे अनिश्चित होता है। देखो जब हम इसको क्या करेंगे, गैस को छोड़ेंगे तो क्या उड़ जाएगा। जब किसी चीज को हम उसमें बंद करके यानी सिलेंडर में भर देंगे तो क्या होगा, उसी आकार में बदल रहेगा। लेकिन छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। गैस तो उड़ जाता है, उड़ ही जाता है। तो अब क्या होता है, उसके तो आकार अनिश्चित हो गया। आकार निश्चित है क्या, उसमें आकार बिल्कुल निश्चित नहीं है। उसी तरह से आयतन भी अनिश्चित नहीं है। जैसे आयतन अनिश्चित कैसे नहीं है, अगर मान लो क्या हुआ, अब हम क्या करते हैं, एक सिलेंडर लाते हैं, एक हम 5 लीटर का सिलेंडर लाते हैं। उसमें पहले हम लाते हैं 5 लीटर वाला, हाँ 5 लीटर वाले सिलेंडर में कितना 5 लीटर या 4 लीटर गैस भर दिए। अब क्या हुआ, उस गैस का आयतन, वो जो गैस है, गैस तो पूरे सिलेंडर में फैल के रहेगा ना, पूरे सिलेंडर में रहेगा। लेकिन उसी 5 लीटर गैस को अगर हम इसमें भर दें, किसमें, बड़े वाले सिलेंडर जो 14-15 लीटर का होता है, उसमें हम डाल दिए, तो उसमें डाल दिए तो वो भी 5 लीटर गैस क्या करेगा, पूरे को घेर लेगा। क्या करेगा, पूरे को घेर लेगा। तो पूरे को घेर लेगा तो इसमें आयतन क्या था, 5 लीटर में, तो 5 लीटर वाला आयतन इतना होगा। और जो बड़ा हुआ तो उस पूरा घेर लिया तो उसका आयतन निश्चित हुआ, तो उसका आयतन नहीं निश्चित होता है। तो आप ये ठोस, द्रव, गैस यानी इसके बारे में आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, देखो प्लाज्मा अवस्था ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। तो अब हम इसको कैसे समझते हैं, देखो अगर हम क्या करेंगे, ठोस को जब हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, द्रव बनेगा। द्रव को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, गैस बनेगा। द्रव, अगर ठोस में हम बर्फ ले लिए, बर्फ को जब हम गर्म किए तो हमारा क्या बनेगा, द्रव बनेगा। जब द्रव को फिर गर्म करेंगे, बहुत टाइम से गर्म करेंगे, तो क्या हो गया, वाष्प, वाष्प यानी गैस, गैस बन के वो उड़ जाएगा। तो अब देखो हम यहाँ क्या है, मेरा प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होता है, उच्च ताप पर, मतलब बहुत ही अधिक ताप पर, बहुत ही अधिक ताप पर देना होगा, तो ताप देना होगा। तो परमाणु क्या होगा, परमाणु ना आयनित होकर, आयनित होकर यानी अब गैस है ना, गैस का अलग अलग भाग लेके क्या कर देगा, आयनित कर देगा। आयनित यानी आयनाइजेशन कर देगा। तो उसमें क्या कर देगा, तो आयनित हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो अधिक ऊर्जावान हो जाएगा। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो उसका कण क्या होगा, ये प्लाज्मा की जो कण है अति ऊर्जावान होगा एवं उज्ज्वलित भी होगा। क्या होगा, कण होगा, बहुत ही ऊर्जावान होगा, बहुत ही हाई टेम्परेचर होगा। जैसे इसमें होता है, सूरज कौन सी अवस्था है, प्लाज्मा अवस्था है। सूरज गर्म है, मतलब सबसे गर्म अवस्था, इसी को क्या कहते हैं, हम प्लाज्मा कहते हैं। सूरज में तो, सूरज और तारों में ईंधन को का काम कौन करता है, यही प्लाज्मा ही सूरज में तारे और सूरज में इसके ईंधन का काम करता है। अब देखते हैं हम क्या, हमने तो क्या देख लिया, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। अब देखते हैं हम बोस आइंस्टीन कंडेंसर। देखो ये जो बोस है, ये बोस एक भारत के वैज्ञानिक है। उसके बाद ये आइंस्टीन जो है, आइंस्टीन एक अंग्रेजी वैज्ञानिक है। तो बोस, देखो बोस हमारे भारत के वैज्ञानिक है। तो इन्होंने क्या किया, पहले क्या किया, एक गैस को लिया, 3 अलग अलग गैस को लिया। जब गैस को लिया, उन्होंने गैस को क्या किया, ठंडा किया। जब गैस को ठंडा किया तो द्रव बना। क्या बना, द्रव बना। जब द्रव को क्या किया, और भी ठंडा किया, तो ठोस बना। जब ठोस को फिर ठंडा किया और ठंडा किया, यानी -273 डिग्री तक ठंडा किया। कितना डिग्री, हम लिख देते हैं यहाँ ठंडा,
ठंडा। तो कितना डिग्री तक किया? -273 डिग्री सेल्सियस। मतलब इतना ठंडा किया कि इससे नीचे और कोई ठंडा, इसके नीचे और कोई ठंडा जा ही नहीं जा सकता है, इससे नीचे और ठंडा हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए क्या किया बोस ने, क्या किया इसको, क्या किया गैस को, क्या किया पहले लिया गैस, 3 अलग अलग गैस को लिया, उसको क्या किया पहले, सबसे पहले उन्होंने क्या किया उसको ठंडा किया। तो ठंडा किया तो द्रवों में बदल गया। जब द्रवों को फिर क्या किया और ठंडा किया तो ठोस में बदल गया। लेकिन ठोस को फिर और ठंडा किया तो वो हमारे किस में बदल गया? वो बदल गया किस में? बोस आइंस्टीन कंडेंसर। तो आइंस्टीन तो है ये अंग्रेजी वैज्ञानिक है, मतलब बोस भारत के वैज्ञानिक थे। बोस ने इसी सिद्धांत को छपाया था, ये बोस आइंस्टीन कंडेंसर। तो इन्होंने क्या किया था, इसका सिद्धांत को अंग्रेज छापना नहीं चाहते थे न्यूज़पेपर में। तो क्या हुआ, तो इन्होंने ये आइंस्टीन को भेजा, इसी सिद्धांत को बोस ने आइंस्टीन को भेजा। आइंस्टीन एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे। तो आइंस्टीन ने क्या किया, आइंस्टीन ने जब पढ़ के देखा तो ये बहुत ही एकदम बहुत ही मस्त है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये उन्होंने क्या किया, इस सिद्धांत को छापने को कहा, मतलब न्यूज़पेपर में। तो इसको छापा। तो उसके बाद क्या किया, बोस ने कहा कि अगर आइंस्टीन नहीं रहता तो मेरा ये नहीं छापता, मतलब मेरा अवस्था नहीं छापता। तो इसीलिए इसका नाम क्या बना, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कंडेंसेट मतलब किसी चीज को क्या करना, ठंडा करना। तो यहाँ क्या किया, गैस को ठंडा किया द्रव, द्रव को ठंडा किया ठोस, और ठोस को कितना डिग्री तक ठंडा किया, -273 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया। तो क्या बन गया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो आई होप कि आप पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण को समझ गए होंगे। और पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण में और भी हम लोग चीज पढ़ने वाले हैं। ठोस में क्या अंतराण्विक आकर्षण बल कैसा होता है, द्रवों में क्या होता है, उसके बाद गैस में क्या होता है, इस तीनों में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अंतराण्विक एवं अंतराण्विक स्थान के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद इसका हम क्या करेंगे, पदार्थ की अवस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे, यानी घनत्व उसमें कितना होता है, संपीड्यता कितना होता है, इसके बारे में आज हम क्या करने हैं, सब डिटेल से जानने वाले हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इससे आगे समझते हैं। अब हम ये देखने वाले हैं कि पदार्थ के अंतराण्विक आकर्षण बल एवं अंतराण्विक स्थान। जो ये पदार्थ होता है ना, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनाता है। जैसे ये है, ये ऐसे ऐसे मतलब कण तो बहुत ही छोटा होता है, उसे सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। हम यहाँ बड़ा बड़ा बना दिए हैं ताकि समझ सके। तो अब क्या करेंगे, यहाँ बना दिए हैं, ये हो गया हमारा पदार्थ। यह अभी पदार्थ है, अभी ठोस है या द्रव है या गैस है, हम इसको ही जानने के लिए अंतराण्विक आकर्षण बल एवं अंतराण्विक स्थान से हम जान सकते हैं कि ये ठोस है या द्रव है या गैस है। तो अब देखते हैं, ये पदार्थ हुआ, अभी ये पदार्थ है, इसके कण देखो, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है पदार्थ के कणों से। अब ये दूर दूर है थोड़ा, और ये और भी दूर दूर है। अब देखो अंतराण्विक आकर्षण बल कहते किसे, अब इसको समझते हैं। तो पदार्थ तो क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर होता है। अभी मान लो ये ठोस द्रव गैस कुछ नहीं है, इसको हटा देंगे। अभी मान लो ये क्या है, एक पदार्थ है, अभी इसको हम हटा देते हैं, हटा दिया हम इसको। अब क्या हुआ, ये हमारा ठोस, ये द्रव नहीं, ठोस द्रव नहीं, ये भी पदार्थ, ये भी पदार्थ, ये भी पदार्थ। अब हम इसको कैसे जांचेंगे कि ये ठोस है या द्रव है या गैस है, जिसके कण करीब करीब, ये सब कण है ना, तो करीब करीब होने से क्या होता है, थोड़ा दूर दूर होने से क्या होता है, बहुत ही ज्यादा दूर दूर होने से क्या होता है। देखो इसके कण क्या होता है, बहुत ही क्या है हमारा, करीब करीब है। देखो ये करीब करीब कण किस लिए है, क्यों ये करीब करीब है, करीब करीब होने का तो कारण है, तो अंतराण्विक आकर्षण बल के कारण ये कण क्या करीब है। अंतराण्विक आकर्षण बल क्या करता है, एक दूसरे को खींच के रखता है, जिसको बहुत ही ज्यादा मजबूती से पकड़ लेता है। उसको क्या, जैसे आप ऐसे पकड़ेंगे ढीला रहेगा, लेकिन इसको ऐसे अगर हम पकड़ेंगे चाप के, ऐसे दाब के, तो अब क्या होगा, कण क्या हो जाएगा, करीब करीब आ जाएगा। तो ये अंतराण्विक आकर्षण बल क्या कहता है, देखो अंतराण्विक आकर्षण बल इसमें क्या होता है, जिसमें अधिक होगा, यानी जिसमें अधिक होगा वो ठोस कहलाएगा। देखो अब इसमें अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक कैसे है, देखो इसके कण क्या है, देखो लगभग मिला हुआ है, कहीं कहीं थोड़ा डिस्टेंस दिख रहा है। तो क्या हुआ, ये मिल गया, तो इसमें क्या होगा, इसमें अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि इसके कण करीब करीब खूब है। जो जिसके कण करीब करीब हुआ तो क्या हुआ, जिसके कण ये हो करीब करीब हुआ तो उसका क्या होगा, वो मजबूत होगा। मजबूत होगा या नहीं। अब जैसे कि मान लो, अब इसमें क्या होगा, कण करीब करीब होगा तो मजबूत होगा। जैसे कि अगर हम किसी को कोई चीज बनाते हैं, देखो घर बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए हमको पत्थर की जो जरूरत पड़ती है, अगर हम इतना बड़ा पत्थर लगा देंगे, इतना बड़ा बड़ा पत्थर लगा देंगे, तो क्या होगा, वो घर इतना मजबूत नहीं बनेगा। लेकिन जब उसको हम क्या करेंगे, छोटा छोटा करके टुकड़ा टुकड़ा करेंगे, तो हमारा क्या होगा, मजबूत होगा। तो इसी तरीके से यहाँ क्या कहता है, कण को क्या हुआ, बहुत ही करीब करीब हुआ। तो जब करीब करीब हुआ तो क्या हुआ, ये जो हुआ करीब करीब, तो इसके कारण ये क्या हुआ, आपस में मिल गया, मतलब थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस है। तो जो क्या होगा, अधिक मिल मिल के रहेगा वो ठोस कहलाएगा, ये ठोस हो गया। तो इसमें अंतराण्विक बल क्या होगा, अधिक होगा।
अब ये हमारा ठोस कहलाता है, ठोस। अब देखो सॉलिड, सॉलिड इसको हम कहते हैं। इसी के तरह अब हम क्या करते हैं, अब देखो यहाँ क्या है, थोड़ा कण, ये सब दूर है, ये सब क्या है, कण है, हम लिख देते हैं ये क्या कण है, कणों से ही मिलकर पदार्थ बनते हैं। ये भी क्या कण, ये जितना भी दिखता है ये क्या कण है। देखो इसका कण में आपको डिस्टेंस दिखता होगा, देखो इसमें थोड़ा डिस्टेंस है, तो इसमें डिस्टेंस होने का मतलब यह सिद्ध करता है, ये डिस्टेंस होने का मतलब ये सिद्ध करता है कि इसमें अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या हो, थोड़ा मजबूती से कम पकड़ा हुआ है। यहाँ अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत ही अधिक है। जब ये बहुत ही अधिक हुआ तो करीब करीब हुआ, तो ये घनापन हुआ, घनापन हुआ ना, अब घना हुआ ना, करीब करीब हुआ, तो इसी घनापन को हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, इससे घनत्व भी बन जाएगा, घनत्व। ये घनापन हुआ ना, तो घनापन के कारण क्या होगा, करीब करीब होगा, तो घनापन को क्या कहेंगे हम, घनत्व कहेंगे। उसी तरीके से यहाँ हमारा कण है इसका द्रव का, तो द्रव का कण देखो थोड़ा दूर दूर दिखता है या नहीं, आपको देखो ये कितना करीब करीब है और ये थोड़ा क्या होता है, दूर दूर दिखता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि इसमें अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या है, थोड़ा कम मजबूती से पकड़ा हुआ है। तो इसीलिए इसके कारण क्या हुआ, ये जब थोड़ा थोड़ा दूर हुआ तो ये बहने लगेगा या नहीं लगेगा। अब देखो ये मजबूत है तो ये नहीं बहेगा, ठोस बहेगा, ये बहेगा क्या, देखो अब इसी जगह हम पानी रखेंगे तो इसके कण दूर दूर होते हैं, तो इसीलिए पानी क्या होता है, बहता है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ जो हमारा कण दूर दूर है तो अब ये बहना चालू कर देगा, मतलब बहेगा। तो इसके लिए आप यहाँ क्या करेंगे, इसको हम क्या कह सकते हैं, द्रव कह सकते हैं, द्रव, द्रव यानी सॉलिड, सॉलिड नहीं लिक्विड, सॉरी लिक्विड, लिक्विड इसको हम कह सकते हैं। अब हम इसको लिक्विड नाम रख दें, लिक्विड इसका द्रव। अब देखो एक जगह यहाँ देखो, यहाँ आपको क्या करता है, कण बहुत ही दूर दूर दिखता है, यहाँ बहुत ही दूर दूर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये कितना दूर है, बहुत ही दूर है ना। तो इसमें इससे यह सिद्ध होता है कि इसमें क्या है, अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत ही क्या है, ढीलापन है। तो इसीलिए ये क्या हुआ, गैस मतलब उड़ गया। तो गैस तो उड़ ही जाता है ना, तो इसमें क्या होता है, अंतरा आणविक आकर्षण बल कम होने के कारण क्या होता है, ये फैला हुआ रहता है, इसीलिए इसका आयतन और आकार निश्चित नहीं होता है, हम पहले ही बता चुके हैं। अब देखो अब हम ये कह सकते हैं कि आकर्षण बल सबसे अधिक किस में होगा, यानी सबसे मजबूती में, यानी अधिक किस में होगा, तो सबसे अधिक ठोस में होगा, तब जाएगा तो इसके कण करीब करीब में आया। उसके बाद किस में होगा, उसके बाद द्रव में होगा, उसके बाद किस में होगा, गैस में होगा। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ठोस, ठोस में क्या होगा, अंतरा आणविक, ये आकर्षण बल अधिक होगा, द्रव में ठोस से कम, और द्रव में गैस में द्रव से कम। तो इससे यह होता है कि ये इसमें सबसे ज्यादा अंतरा आणविक आकर्षण बल है। तो आई होप कि आप अंतरा आणविक आकर्षण बल समझ गए होंगे। अब हम देखने वाले हैं इसमें अंतरा आणविक स्थान। अंतरा आणविक, इसमें आकर्षण बल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उम्मीद करते हैं। अंतरा आणविक स्थान, स्थान का मतलब क्या होता है, जगह, स्थान का मतलब जगह, स्थान का मतलब जगह। तो अंतरा आणविक स्थान, तो देखो इसके कणों के बीच, मतलब स्थान, यहाँ तो कण के बीच की दूरी, ये बल तो है, ये बल, ये बीच की दूरी, लेकिन यहाँ स्थान देखो, इसमें स्थान है, यहाँ देखो इसमें थोड़ा ज्यादा स्थान है, इसमें क्या है, इसमें और भी थोड़ा ज्यादा स्थान है ना। इसमें देखो आप यहाँ इतना स्थान बचा, यहाँ देख लो, यहाँ कितना स्थान है हमारा, इतना स्थान है, कितना स्थान है। देखो अब स्थान किसे कहते हैं, देखो स्थान क्यों कम, देखो स्थान कैसे ज्यादा और कम होता है, जब ये अंतरा आणविक आकर्षण बल अधिक होगा, यानी अधिक होगा तो करीब करीब होगा, तो करीब करीब जब कण होगा तो उसके बीच स्थान होगा। मान लो जैसे कि क्या होता है, ये अंतरा आणविक आकर्षण बल में दो तीन आदमी क्या हो गया, एकदम बगल में ऐसे सट गया, तो इसमें बीच में जगह बचेगा, नहीं बचेगा ना। अगर उसमें वो दूर दूर रहा तो बीच में यहाँ भी जगह रहेगा तो इधर भी रहेगा। तो इसी तरीके से क्या होगा, जब कण, यानी वो दोनों मान लो कण, जब वो करीब आएगा तो क्या होगा, स्थान कम हो जाएगा, जब वो करीब आएगा तो स्थान कम हो जाएगा, लेकिन जब वो दूर जाएगा, यानी अंतरा आणविक आकर्षण बल दूर जाएगा तो स्थान अधिक हो जाएगा। तो आप इसमें बताओ कि इसमें अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या होगा, कम या अधिक होगा, तो इसमें स्थान क्या कम है, तो इसमें क्या होगा, अंतरा आणविक स्थान कम होगा। इसी तरीके से अब यहाँ हमारा क्या है, सॉलिड, सॉलिड लिक्विड है, सॉलिड तो हम कर ले, देखो सॉलिड में थोड़ा स्थान आपको दिखता है, जैसे द्रव में, द्रव में आपको ये इतना स्थान दिखता है। देखो इससे ज्यादा है या नहीं, इससे तो ज्यादा है ना, सॉलिड से कौन, लिक्विड में ज्यादा स्थान है, तो ये कणों के बीच की जो स्थान है, इसी को कौन सा स्थान कहता है, अंतरा आणविक स्थान। अब देखो गैस में, गैस में तो और भी ज्यादा स्थान है, गैस में देखो कितना स्थान दिखता है, बहुत ही ज्यादा इससे स्थान दिखता है, तो इसको क्या कहते हैं, अंतरा आणविक अंतरा आणविक स्थान। तो अब हम इसमें यह कह सकते हैं कि सबसे अधिक अंतरा आणविक स्थान किस में होता है। तो अब देखो
यहाँ के कण क्या करीब करीब होता है, तो इसमें बेसी ज़्यादा स्थान है। तो ज़्यादा जब स्थान नहीं है तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सबसे ज़्यादा स्थान किसमें है, गैस में, तो हम गैस को पहले लिख सकते हैं गैस। और गैस से छोटा मतलब ये जिधर मुंह खुला हुआ इधर बड़ा है, तो गैस से छोटा कौन होगा, गैस से छोटा द्रव, द्रव। और द्रव से छोटा कौन हो गया, सॉलिड यानी ठोस, ठोस। अब क्या हो गया, ये ठोस हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें सबसे ज्यादा स्थान है, इसमें उससे कम, इसमें उससे कम। अब अगर क्वेश्चन पूछ ले कि अंतरा आणविक आकर्षण बल एवं अंतरा अंतरा आणविक स्थान बल, मतलब किसमें क्या, ठोस में क्या होता है, द्रव में क्या होता है, तो आप आराम से कह सकते हैं कि अंतरा आणविक आकर्षण बल ठोस में क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन अंतरा आणविक स्थान कम होता है। कम इसीलिए होता है क्योंकि अंतरा आणविक आकर्षण जब उसको पकड़ के रख देगा करीब करीब करके, तो इसमें स्थान नहीं बचेगा, तो इसी तरीके से इसमें स्थान कम होगा। तो आई होप कि अंतरा आणविक आकर्षण बल एवं अंतरा आणविक स्थान समझ गए होंगे। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ये देखते हैं कि ठोस पदार्थ, ठोस द्रव गैस, उसमें देखो घनत्व कैसा है, संपीड़ितता कैसा है, गतिज ऊर्जा कैसा है, कठोरता कैसा है। तो अब तो सबसे पहले ये घनत्व तो आप समझ गए, घनत्व आपको पहले ही बता चुके हैं। जब क्या हुआ, जब कोई चीज घनापन को क्या कहते हैं, घनत्व तो कहते हैं। अब संपीड़ितता नहीं, इसको दबान, मतलब संपीड़ितता कैसा, मतलब दबाना, उसको दबा सकते हैं हम, ऐसे दबा सकते हैं, तो उसको संपीड़ितता, इसको दबा सकते हैं। उसके बाद गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा देखो, अब ये कण है, ये हमारा कण, तो ये हमारा क्या कर सकता है, गति कर सकता है। तो गति किया, यहाँ से गया गति करेगा, तो उसको क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा कहेंगे। और कठोरता, कठोरता यानी उसमें मजबूत, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत उसमें कैसा है। तो अब सबसे पहले हम एक एक करके देखने वाले हैं। सबसे पहले घनत्व को देखते हैं। जब हम घनत्व को देखेंगे तो इसका देखो, इसमें क्या होता है, ये ठोस है हमारा। ठोस कैसे हम पता किया, अगर यहाँ हम नाम ना लिखते तब भी पता कर लेते कि ठोस कैसा है, क्योंकि इसके क्या होगा, अंतरा आणविक आकर्षण बल इसमें बहुत ही अधिक मजबूत है, मतलब अधिक है, तो इसके कारण इसके कण करीब करीब हो जाएगा। तो करीब करीब होगा, जब कोई पदार्थ करीब करीब होगा तो ये क्या होगा, घना होगा, मतलब घना होगा ना, कोई करीब करीब होगा तो उसी घनापन को हम कहते हैं घनत्व, घनत्व। अब इसमें देखो गैस में, पहले हम घनत्व को समझते हैं, और गैस में थोड़ा दूर दूर है, तो इसमें ठोस से घनत्व इसका कम है, और इसका घनत्व फिर ये इसका जो ये गैस का जो घनत्व है इससे फिर और कम है। तो इसका मतलब ये होता है कि घनत्व ठोस में अधिक, घनत्व इसीलिए अधिक क्योंकि इसके कण क्या होता है, करीब करीब है, इसीलिए इसमें अंतरा आणविक आकर्षण बल अधिक मजबूत है। तो ठोस में क्या होगा, घनत्व अधिक, द्रव में क्या होगा, घनत्व ठोस से कम, गैस में द्रव से कम। अब देखो संपीड्यता, जब ये हमारा ठोस है, जब ठोस है, ये हमारा मजबूत पदार्थ है, हम इसको क्या दबा सकते हैं, दबा सकते हैं, नहीं दबा सकते हैं। फिर दबाएंगे तो फिर उसी आकृति में आ जाएगा। देखो इतना दबा नहीं सकते हैं, हल्का दबा सकते हैं, जैसे रबर उबर हो गया, तो उसको दबाएंगे तो इतना भी दबा सकते हैं। तो उद्देश्य से यहाँ संपीड्यता, देखो संपीड्यता में देखो द्रव को हम क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ फैला हुआ है, अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये हमारा पानी है ना, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको गिरा देंगे तो हम इसको एक जगह थोड़ा इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बाद गैस को तो हम और भी कर सकते हैं, संपीड्यता, गैस का संपीड्यता और भी कर सकते हैं। जैसे गैस भरते हैं तो उसमें भरेंगे तो संपीड्यता करके यानी दबाव देना पड़ता है, उसके बाद वो पूरे गैस में 10 लीटर 15 लीटर आता है। तो इसमें क्या होगा, आप देखो संपीड्यता किस में ज़्यादा होगा, सबसे अधिक गैस में होगा, उसके बाद द्रव में होगा, उसके बाद ठोस में होगा। ठोस में क्यों होगा कम, आप पूछ लिया, अगर ठोस में क्यों कम होगा, क्योंकि इसमें अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत ही मजबूत है, बहुत ही मजबूत है, इसीलिए उसमें क्या है, कम है। उसके बाद अब हम देखते हैं गतिज ऊर्जा। देखो ये जो हमारा है गतिज ऊर्जा, यहाँ देखो, यहाँ कणों के बीच स्थान है नहीं है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है ना, ये यहाँ आ सकता है, ये यहाँ आ सकता है। देखो अब यहाँ तो बहुत सारा स्थान है, ये यहाँ भी जा सकता है, ये यहाँ भी जा सकता है, लेकिन ये कितना दूरी तय किया, बहुत सारा दूरी, इससे तो ज़्यादा दूरी तय किया, और इससे मतलब इससे ज़्यादा दूरी तय किया ये, लेकिन इससे भी ज़्यादा दूरी ये तय किया यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो गति किया, ये ज़्यादा गति करके आया, ये इससे थोड़ा कम गति करके आया, ये बहुत ही कम गति करके आया। तो अब हम इसमें कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा किस में अधिक होगा, तो गतिज ऊर्जा हम अब कह सकते हैं कि गैस में अधिक होगा। तो अब गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ठोस में गतिज ऊर्जा होगा। अब उसके बाद देखेंगे कठोरता यानी मजबूत आप देखते हैं, ये ठोस है हमारा, ये द्रव, ये गैस। अब मजबूत कैसे कर सकते हैं, जैसे अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत ही मजबूत होगा, मतलब करीब करीब होगा, तो क्या होगा, वो मजबूत नहीं होगा, वो पदार्थ मजबूत नहीं होगा। अब ठोस है, इसके अंदर बहुत ही कण करीब करीब होता है, तो ये क्या हो, मजबूत है। उसके बाद द्रव थोड़ा कम मजबूत होता है,
होता है ना। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इधर इधर सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद गैस में क्या होता है, गैस और भी क्या होता है, कम उससे ये होता है, मजबूत होता है। तो अब इसे हम लिख सकते हैं कठोरता ठोस में ज़्यादा, द्रव में, उसके बाद गैस में। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। उसके बाद आज हम जाने वाले हैं रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार पर हमने जितने भी सारे थे एग्जाम लेवल से पूछने वाले हैं, तो अब उसको हम पढ़ लिए। अब हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक आधार पर। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखते हैं रासायनिक वर्गीकरण। तो रासायनिक वर्गीकरण में हम कितने टाइप में पढ़ते हैं, तत्व, यौगिक, मिश्रण, यानी 3, 1 2 3 तत्व, यौगिक, मिश्रण। तो तत्वों को एलिमेंट, यौगिक को कंपाउंड, मिश्रण को मिक्सर। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम किसको देखते हैं, तत्वों को। तो तत्वों का कितना भाग होता है, धातु, अधातु, उपधातु, और यौगिक का कार्बनिक, अकार्बनिक, उसके बाद मिश्रण का समांगी, विषमांगी। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद इनके पार्टों को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं तत्व। तत्व किसे कहते हैं, जो क्या होता है, शुद्ध होता है, जो केवल एक ही पदार्थ से बने होते हैं, एक ही परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे मान लो लोहा, लोहा क्या है, लोहा तो बना है एक ही परमाणुओं से मिलकर बना है। क्या उसमें प्लास्टिक लगा सकता है, उसके प्लास्टिक का परमाणु दे सकता है, तो नहीं दे सकता है। तो तत्व किसे कहते हैं, जो एक समान परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं, तत्व। मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। जैसे सोना में अगर लोहा मिल गया तो क्या हो गया, उसमें मिलावट हो गया, तो फिर क्या वो मिलावट हुआ, तो वो तत्व नहीं कहलाएगा। तत्व क्या होगा, हमेशा शुद्ध होगा, एकदम बिल्कुल शुद्ध होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। अब देंगे तत्व तो आप समझ गए होंगे। मतलब इसमें क्या होगा, इसका परमाणु मतलब समान होगा, इसमें कोई चीज अलग अलग चीज नहीं मिला रहेगा। लोहा में अगर कुछ प्लास्टिक मिला दो तो वो लोहा नहीं रहेगा, कम मजबूत होगा, तो क्या होगा, तत्व नहीं कहलाएगा। इसी तरीके से अब हम देखते हैं यौगिक। यौगिक क्या कहते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निश्चित अनुपात। अब इसको समझते हैं। देखो 2 या 2 से अधिक पदार्थ को हम क्या करेंगे, निश्चित अनुपात में लेना पड़ेगा। जैसे मान लो एक पदार्थ है हमारा क्या, यौगिक है ना, इसमें हम लिखते हैं H2O। यहाँ हमारा 2 है, 1 2 2 है। लेकिन देखो H2O के इसका किसका फॉर्मूला है, जल का फॉर्मूला है, जल का फॉर्मूला है। देखो इसमें क्या हुआ, H2O यानी हाइड्रोजन का 2, उसके बाद परमाणु, और ऑक्सीजन का 1 परमाणु से मिलकर क्या बना है, जल बना है। ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ, निश्चित अनुपात में जल बना है, इसका निश्चित अनुपात है। अगर हम इसको क्या करेंगे, इसको अगर हम यहाँ 3 बना देंगे, मान लो अब यहाँ 3 बना दें, क्या ये जल रहेगा, ये जल नहीं रहेगा। जल के लिए क्या रखना चाहिए, H का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। तो इसी तरीके से क्या होगा, इसमें निश्चित अनुपात होना चाहिए। 2 या 2 से अधिक पदार्थ भी हो सकता है का निश्चित अनुपात। तो इसमें अगर 3 करेंगे तो ये जल नहीं रहेगा। मतलब किसी एक चीज को अगर हटा दे या कम कर दे या ज्यादा कर दे तो उसमें कुछ परिवर्तन आ जाएगा, तो उसी को क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। मतलब यौगिक इसमें मतलब 2 निश्चित, एकदम निश्चित अनुपात में, ये 2 है तो 2 ही रहेगा, या 1 है तो 1 ही रहेगा। अब यहाँ आप क्या करोगे, आप अगर यहाँ 4 कर दोगे, मान लो यहाँ भी 2 कर दोगे, क्या जल रहेगा, ये जल इस समय अभी नहीं रहेगा। अभी ये H2O है ना, तो इसमें H2O2, ये जल नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, देखो यहाँ क्या बोलता है, यौगिक है, जल एक यौगिक है। 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निश्चित अनुपात, तो इसमें निश्चित अनुपात है क्या, जल का हमेशा क्या होता है, H2O। तो इसमें हमेशा क्या, किसको ध्यान रखना है, निश्चित अनुपात। 2 या 2 से अधिक पदार्थ हो सकता है, लेकिन इसको निश्चित अनुपात में हम करेंगे। अब क्या होगा, इसके गुण में परिवर्तन आ जाएगा। यहाँ 2 कर देंगे तो यहाँ मतलब निश्चित अनुपात से अनिश्चित अनुपात करेंगे तो इसके गुण में परिवर्तन आएगा, ये जल से जल ना होकर दूसरा चीज बन जाएगा। तो अब देखते हैं, तो आप इसको यौगिक को समझ गए होंगे। तो अब हम देखते हैं मिश्रण। मिश्रण क्या कहता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देना। मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थ में, मान लो कोई अरहर का दाल ले लो प्लस मसूर का दाल ले लो, हम लिख देते हैं अरहर प्लस मसूर। देखो इस दोनों दाल को लेंगे तो इसको मिला देंगे तो क्या होगा, इसका जो मिला देंगे तो क्या होगा, इसका गुण एक बनेगा क्या, मसूर प्लस अरहर दोनों को मिक्स कर दिए, तो इसी को क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। अगर मान लो इसमें किसी भी अनुपात में निश्चित अनुपात में अगर हम ज्यादा कर दें, मतलब अरहर का दाल ज्यादा दे दिए, मसूर का दाल कम कर दिए, तो वो क्या कहलाएगा, वो यही कहलाएगा कि अरहर का दाल और मसूर का दाल मिला हुआ है। मतलब वो तो कोई दूसरा चीज नहीं बनेगा ना, तो दूसरा चीज नहीं बनेगा तो क्या होगा, वो हमारा होगा
मिश्रण कहलाता है। इसमें क्या होगा, अगर किसी भी अनुपात को अगर 1 या 2 बढ़ा दे, कुछ भी बढ़ा दे, तो इसमें जल्द होकर मतलब वो चीज़ ना होकर दूसरा चीज़ परिवर्तन हो जाएगा। अगर इसमें हम क्या कर लिए, 2 kg हम ये ले लिए, 2 kg और 100 ग्राम हम ये ले लिए, 100 ग्राम जब ये दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये तो हमारा दाल ही बनेगा। दोनों दाल क्या होगा, दिखाई देगा, दोनों दाल दिखाई देगा। लेकिन इसमें अगर हम यहाँ H2O था तो जल है, निश्चित अनुपात है, अगर हम यहाँ दे देंगे तो ये जल ना बन के कोई दूसरा चीज बन जाएगा। तो इसी तरीके से क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ का किसी भी निश्चित अनुपात में मिलना, उस अनिश्चित अनुपात में मिलना, उसे क्या कहते हैं, हम मिश्रण कहते हैं। तो आई होप कि आप तत्व यौगिक मिश्रण को समझ गए होंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, तत्व यौगिक और मिश्रण के अलग अलग पार्ट, मतलब इसको जितने भागों में बांटे हैं उसको देखने वाले हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ये देखते हैं कि ये इसका तो वर्गीकरण करेंगे हम। तत्वों को हम कितने भागों में, 3, धातु, अधातु, उपधातु। अब क्या करेंगे, इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो तत्व किसे कहते हैं, जो केवल एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है और कोई अलग परमाणु नहीं है, जैसे लोहा। जब देखो जिसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो उसको क्या कहेंगे, धातु, चालक। तो इसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो तो उसे क्या कहेंगे, हम धातु कहेंगे। जैसे लोहा में विद्युत धारा क्या हो जाता है, प्रवाहित हो जाता है। जब लोहा में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है क्या होगा, तो जो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है धातु कहलाता है। और जिसको अगर पीटने से क्या करेगा, वो टूटेगा नहीं, बल्कि वो क्या होगा, लंबा तार या चादर बनाया जा सकता है। तो इसी तरीके से धातु में क्या होगा, चालक, विद्युत का चालक होगा, धातु विद्युत का चालक। लेकिन अधातु जो होगा, अधातु क्या होगा, विद्युत का कुचालक होगा या अचालक, कुचालक होगा। अब क्या होगा, अधातु कुचालक होगा। अधातु जैसे मान लो क्या, प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक एक अधातु है। कैसे हम मान लें कि अधातु है, जब उसमें विद्युत प्रवाहित करके देखेंगे तो उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होगा, तो इसीलिए वो क्या हो गया, अधातु हमारा क्या हो गया, कुचालक हो गया। और उसके बाद उपधातु क्या होता है, अर्धचालक होता है। देखो अब अर्धचालक हम लिखते हैं, एक मिनट, अर्धचालक। अब देखो अर्धचालक कैसे, उपधातु जैसे सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन एक उपधातु है। उपधातु में क्या होता है, अर्धचालक होता है। उसमें करंट क्या हो जाएगा, मतलब पूर्ण रूप से नहीं जाएगा, मतलब सीमित रूप से उसमें क्या होगा, करंट प्रवाहित होगा, तो उसको क्या आएंगे, अर्धचालक करेंगे। यानी धातु का चालक होता है, अधातु कुचालक होता है, और उपधातु क्या होता है, अर्धचालक होता है। जैसे यहाँ उपधातु है, उपधातु क्या हो गया हमारा, अर्धचालक। जैसे मोबाइल को हम चार्ज करते हैं तो वो क्या है, उसमें क्या होता है, उपधातु यानी अर्धचालक उसमें जाता है। उसमें तो पूरा नहीं जाता है ना चालक, एकदम करंट एकदम नहीं जाता है ना चालक ऐसे। तो इसमें क्या करेंगे, तो अब देखो यहाँ हमारा क्या हो गया, अर्धचालक। तो अर्धचालक को हम क्या कहते हैं, अर्धचालक जिसमें लगता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक। जैसे मोबाइल एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जैसे पंखा में करंट ज़्यादा जरूरत है, तो ज़्यादा जरूरत है, क्या होगा, चालक, मतलब बहुत ही अधिक स्पीड से, यानी धातु है तो मतलब उसमें करंट ज़्यादा की जरूरत है, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डिवाइस। जैसे फैन होगा, फैन वो क्या है, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है। लेकिन मोबाइल जिसमें अर्धचालक से उसका चार्ज होता है, अर्धचालक से उसका काम हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो आप धातु, अधातु, उपधातु को समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं यौगिक किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थ का मिश्रण किसी भी अनुपात नहीं, निश्चित अनुपात में हो। तो निश्चित अनुपात में हुआ तो क्या होगा, यौगिक कहलाता है। जैसे H2O में O2 कर देंगे तो जल नहीं रहेगा, जल होके वो दूसरा चीज, जल नहीं रहेगा, दूसरा चीज चेंज हो जाएगा। तो उसी तरह से कार्बनिक, देखो कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन मौजूद हो उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अकार्बनिक किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन मौजूद ना हो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कार्बन, इसमें क्या सकते हैं, कार्बन नहीं होगा, कार्बन इसमें क्या होगा, नहीं होगा, इसमें कार्बन नहीं होगा, इसमें कार्बन होगा। जैसे H2O क्या है, H2O में कार्बन का ये होता है C, कार्बन का C, संकेत C होता है। तो आप देखो जैसे H2O यहाँ कर देंगे हम, कार्बनिक में H2O और कार्बनिक में H2O। देखो इसमें कार्बन है, जब इसमें कार्बन नहीं होते क्या होगा, ये कार्बनिक होगा, ये कार्बनिक नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, अकार्बनिक हो जाएगा। जैसे हम यहाँ ले लेते हैं, यहाँ ले लिए जैसे CaO, तो ये क्या है, इसमें कार्बन मौजूद है। आप बोलोगे तो इसमें तो कार्बन मौजूद है, लेकिन नहीं, इसमें कार्बन मौजूद नहीं है, क्योंकि ये जो Ca है, ये जो हमारा Ca दिखता है, ये क्या है, ये कैल्शियम का है, मतलब ये बड़ा है,
यानी ये कैपिटल है ये स्मॉल। जब ये कैपिटल और एक स्मॉल रहे तो वो कार्बन नहीं है, मतलब ये अलग पदार्थ है कोई। तो ये क्या है, Ca से होता है कैल्शियम, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कार्बनिक होगा, कार्बनिक नहीं होगा, अकार्बनिक होगा, क्योंकि इसमें कार्बन मौजूद नहीं है। ये Ca मतलब ये दोनों एक जगह मिला हुआ है। तो अब ये क्या हो जाएगा, जैसे CH3 CH4 मेथन का CH4, देखो अब ये H बड़ा है, C क्या है छोटा, अब C भी बड़ा है, C भी बड़ा है, तो ये कार्बन है, तो कार्बन ये अलग से, इसके साथ कोई छोटा लेटर लगा हुआ है क्या, नहीं है। तो इसमें ये क्या हो गया कार्बनिक, जिसमें कार्बन मौजूद हो उसे कार्बनिक, और जिसमें कार्बन मौजूद ना हो उसे क्या कहते हैं, अकार्बनिक कहते हैं। अब इसको आप समझ गए होंगे। अब मिश्रण को हम समझते हैं। देखो मिश्रण, देखो मिश्रण किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ का किसी भी अनुपात में मिलना मिश्रण कहलाता है। जैसे दाल प्लस मसूर, मसूर प्लस अरहर को मिला देंगे, मसूर को ज्यादा कर देंगे तो इसका मात्रा, इसमें कोई गुण परिवर्तन नहीं हुआ, जैसा था वो वैसा ही रह जाएगा, वो ऐसा ही रहेगा। तो अब इसमें देखते हैं समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। देखो सबसे पहले हम समझते हैं विषमांगी मिश्रण, यानी हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। देखो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ले लेते हैं दाल को ले लेते हैं, जैसे अरहर, अरहर प्लस मसूर, मसूर। जब इस दोनों को जो देंगे तो क्या होगा, अरहर मसूर, उसको क्या कर दिया मिक्स कर दिए। जब हम उसको मिक्स कर दिए तो क्या बन गया, मिश्रण बन गया। अगर देखो मिश्रण बन गया तो देखो जिसके अवयव दिखाई देने लगे, दाल और मिश्रण को, दाल और मसूर की दाल को अगर मिक्स करेंगे तो उसका ये अरहर का दाल अलग दिखेगा, मसूर का दाल अलग दिखेगा। तो जिसके अवयव दिखाई देने लगे उसे कहते हैं विषमांगी, जिसके अवयव दिखाई देने लगे उसे विषमांगी कहते हैं। लेकिन जब इसी दाल को अगर हम कुकर में एक सीटी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दाल बन जाएगा। क्या दाल को आप पता कर सकते हो, इसका मसूर का ये है, ये है, अरहर का है। तो जब जिसका अवयव दिखाई ना दे तो इसके क्या कहेंगे, समांगी। अवयव दिखाई ना दे, अवयव दिखाई, तो इसमें हम कट लगा देते हैं क्योंकि इसमें अवयव दिखाई नहीं देगा। अवयव मतलब यही अरहर का दाल दिखाई देगा क्या, जब आप कुकर से सीटी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो दाल बन जाएगा, तो दाल में ये कुछ नहीं देगा। लेकिन जैसे विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण में क्या होगा, दिखाई देगा। इस दोनों को मिला देंगे, सिर्फ मिला देंगे तो क्या होगा, ये अरहर का दाना अलग दिखेगा, मसूर का दाना अलग दिखेगा, तो इसका अवयव क्या होगा, दिखाई देगा, अवयव दिखाई देगा, दिखाई देगा, यानी इसे राइट कर दिया, अवयव दिखाई देगा। मतलब समांगी में दिखाई नहीं देगा, विषमांगी में दिखाई देगा। अब इसको मिला देंगे तो मिला देंगे, मसूर का दाल अलग किया जाएगा और इसका दाल अलग किया जाएगा। और समांगी मिश्रण में क्या हो जाएगा, इसका नहीं दिखा। जैसे जूस बनाते हैं, मिक्स जूस, मिक्स जूस में क्या कहते हैं, पाइन एप्पल डालते हैं, एप्पल डालते हैं, उसके बाद और कुछ कुछ डाल दिए तो क्या हो गया, मिक्स कर दिए तो क्या हो गया, विषमांगी। लेकिन जब उसको जूस बना दिए तो क्या हो जाएगा, वो समांगी हो गया। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।